आ गया कैट बॉटल, इसमें मैंने क्लिक किया, इसको प्रिंट करूँगा। यहाँ प्रिंट क्लिक है अंदर, और इसको हम लोग किसी भी हेड के अंदर जाके अगर इसको लेयर प्रिंट किया तो हमें वही ऑब्जेक्ट मिल गया, बट हमारा यहाँ पे वेस्ट का रिडक्शन देखिए। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑल्सो, बिकॉज वेस्ट इज़ वेरी वेरी लेस एंड समटाइम दिस वेस्ट कैन ऑल्सो बी रिसाइकिल। तो इस जो हमारा थर्मोप्लास्टिक का वेस्ट है अगर तो उसे रिसाइकिल कर लेते हैं, हमारा अगर मेटल का वेस्ट आता है तो उसको हम लोग फिर से पिघाल के उसको कास्टिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, और जो हमारे थर्मोसेट से बने हैं, जो हमारे रेजिन से बने हैं, वो रिसाइक्लेबल नहीं है, वो थर्मोसेट फोटोपॉलीमर है, तो वो रिसाइक्लेबल नहीं है, तो उसको हम लोग रिसाइकिल नहीं कर सकते। रैपिड टूलिंग, CNC wood routing, and fifth one is welding. ये मेरा क्वेश्चन महिंद्रा में मेरे से पूछा था इंटरव्यू में। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग? वेल्डिंग। राइट। तो रैपिड टूलिंग इज अ सबसेट ऑफ 3D प्रिंटिंग, एंड 3D प्रिंटिंग इज अ सबसेट ऑफ बोथ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो अंदर की डेंसिटी को वेरी करती है। अब तक क्या होता था, हम लोग अगर रिमूव कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो अंदर से वो सॉलिड ही रहेगा, 100% डेंस रहेगा, बट इसकी डेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं, वेरी कर सकते हैं, बिकॉज हम सरफेस डेटा का यूज़ करके बनाते हैं। अभी हम उस पर जाएंगे। कोई भी मशीनिंग से बना सकते, नहीं बना सकते, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग से आप नहीं बना सकते, ये सिर्फ 3D प्रिंटिंग में ही बस ये 3D प्रिंटिंग में ही पॉसिबल है। सर इसका डिजाइन कैसे बनेगा, जैसे वो है मैम डिज़ाइन बन जाता है, ये बन जाता है, हाँ अंदर 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 वो तो बन जाता बना हाँ। आप भी बना सकते हो ऑन शेप पे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ऑन शेप पे सीख जाएंगे आप। कितनी लेयर्स अंदर ना जाली, मतलब नेट हाँ, है, कुछ नहीं करना, वो आप सीधे आओगे, पैटर्न करना, छोटा सा क्यूब दिखाया था वहाँ पे, बस देख लेते हैं। छोटा सा क्यूब, हाँ, लेटेस्ट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्टैंडर्ड ही बना हुआ है, विच इज़ ASTM F2792 स्टैंडर्ड। ये आप लिख लीजिए, ASTM F2792 स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड बस अकेला क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज है, और ये इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल, वेरियस प्रिंसिपल्स के ऊपर है। अब प्रिंसिपल के नाम लिखे हुए हैं और उसके अंदर टेक्नोलॉजी के नाम लिखे हुए हैं, तो हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे, कैसे ये टेक्नोलॉजी कैसे क्या काम है, ठीक है। तो वेट फोटोपॉलीमराइजेशन है। वेट मतलब बर्तन, और कुछ नहीं, देसी भाषा में आप बर्तन समझ लो, बर्तन के अंदर कुछ भी डाल दिया वो वेट हो गया, है ना। तो वेट एनीथिंग कन्फाइंड इन अ वॉल्यूम, इट इज़ वेट। तो आप बर्तन मान लो वेट है। अब एक बर्तन के अंदर फोटोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस कराना है आपको, उसकी मशीन बनाई है इन्होंने, सबसे पहले 3D प्रिंटिंग। तो उनने बोला कि भैया देखो मेरे पास है लेज़र, UV लेज़र, और मुझे पता है मैं UV लेज़र इस पर डालूंगा रेजिन के ऊपर, तो जहाँ जहाँ UV लेज़र टकराएगी वहाँ मेरा फोटोपॉलीमराइजेशन होगा, मोनोमर पॉलीमर में बदलेगा, और वो जैसे जैसे वो बदलेगा वैसे वैसे वो हार्ड होता चला जाएगा। तो कहता है यार पानी है तो लिक्विड से हार्ड होता चला जा रहा है, तो वो सॉलिड बनता जा रहा है, और अगर मैंने इसी को लेयर में ट्रांसफर कर दिया तो मेरा 3D में बन जाएगा वही चीज़, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी बनी। अब वेट फोटोपॉलीमराइजेशन प्रिंसिपल के अंडर इन्होंने 2 टेक्नोलॉजी बनाई। एक बनाई SLA इज स्टीरियोलिथोग्राफी अपैरेटस, और इसमें हम लोग UV लेज़र को यूज़ करते हैं, एंड DLP इज डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, और कई जगह पे हम लोग डायरेक्ट लाइट प्रोसेसिंग भी बोलते हैं इसको। डायरेक्ट या डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, है ना। तो इसमें हम डायरेक्टली लाइट, नॉर्मल लाइट यूज़ करते हैं, वाइट लाइट को यूज़ करते हैं, है ना। और उसमें हम लोग SLA में कौन सी यूज़ कर रहे थे, UV लेज़र, और DLP में कौन सी यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल लाइट। और इसमें रॉ मटेरियल हमारी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये समझ में आ गया, इतना डिफरेंस अभी सीखना है अपने को। हाँ, दोनों में रेजिन, लिक्विड फॉर्म में तभी तो सॉलिड होगा, हाँ। और फिर लेयर बाय लेयर सॉलिड करते चले जाएंगे तो जुड़ता चला जाएगा, तो पानी में से एकदम सॉलिड का वो निकलेगा पार्ट, लिक्विड में से, रेजिन में से बाद में। मटेरियल्स के अकॉर्डिंग हो गया, टेम्परेचर सेटिंग नहीं रहती, नॉर्मल रूम टेम्परेचर तो होता है, कोई हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाते मैम, इसमें कुछ नहीं बढ़ाते,
नॉर्मली पॉलीमराइजेशन के लिए तो लोकलाइज टेम्परेचर बढ़ता है ना उसमें, जब आपकी लेजर डल रही है या आप लाइट डल रही है तो लोकलाइज, उस एरिया का वो टेम्परेचर हाँ वो ऑटोमेटिकली है, वो एज पर द आपने हमने बाहर से कुछ हाँ प्रोसेस है, सिंपल भाषा में बताया। Material extrusion। होली पे काम आता है, होली पे हम लोग वो नमकीन बनाते हैं ना, ऐसे 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 घुमाते हैं, वो कुछ डाई में से निकलता है, बेसन के और लंबे लंबे निकलते हैं, पेस्ट निकाल हाँ पेस्ट टाइप से निकालते हैं। या नहीं तो डेली आप कोलगेट से निकालते हो पेस्ट, हाँ हाँ है ना, वो भी एक्सट्रूशन प्रोसेस है ना। एक आप क्या एक छेद से आप मटेरियल निकाल रहे हो अंदर से, तो आपका वो एक्सट्रूशन प्रोसेस है, ठीक है। अब वही हमें, अब उसी को हमको 3D प्रिंटिंग के लिए यूज करना, तो हमने क्या किया, प्लास्टिक को लिया, प्लास्टिक को वायर फॉर्म में Plastic बदल दिया, wire form। वायर फॉर्म के थ्रू मैंने एक एक्सट्रूडर में डाला जहाँ पे वो हीट हो रहा है, और हीट कितना हो रहा है, 80 to 85% ऑफ इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर। मैंने अगर उसे मेल्ट कर दिया तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं आएगा। मेल्ट करते ही मैं, आप अगर पानी की ड्रॉप डालोगे तो आप पानी की ड्रॉप का डायमीटर फाइनलाइज नहीं कर सकते कि टकरा के वो कितना होगा, तो इसलिए हमको उसको सेमी सॉलिड स्टेट में रखना है, या हम लोग प्लास्टिक स्टेट, उसका फ्लूइडिटी बढ़ जाएगा, है ना, फ्लूइडिटी बढ़ जाएगा ना, हाँ, फ्लूइड तो बन जाए। हमें फ्लूइडिटी को खत्म करना है एकदम, उतनी नहीं रखनी है, उतनी रखनी है कि इतनी देर में बस शेयर हो पाए, मतलब एक तरह से फ्लोएबिलिटी थोड़ी सी बन जाए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डाला हीटिंग एलिमेंट में, उसको गर्म किया ऊपर से, क्योंकि वायर आ रहा है यहाँ पे, हमारी क्या मोटर, ऐसी मोटर लगी हुई है, ऐसे ऐसे घूम रही है वो, है ना, वो वायर को नीचे पुश कर रही है, नीचे हीटिंग एलिमेंट है, ऊपर से जो पिचकारी का हम हाथ से डालते थे, वो अभी क्या हो रहा है कि वायर से वो नीचे पुश हो रहा है, और पुश होने की वजह से जो प्लास्टिक स्टेट बन गया, सेमी सॉलिड स्टेट बन गया, उसको वो नोजल के छेद में से बाहर निकाल दे रहा है, और नोजल का जो छेद का ओपनिंग है, उसका जो डायमीटर है, वो डायमीटर से लेके वो वायर पतला वायर बन के बाहर निकलता है, गरम गरम ट्रे में लगता है और चिपक जाता है, और वो 200 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है, और आपका बेस होता है करीब 50 से 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो जाता है और वहाँ पे जाके चिपक जाता है, जैसे वो ले ऑफ होता है चिपक जाता है, और वो लेयर बाय लेयर बनते 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 पार्ट बन जाता है, समझ गए। और इसमें जो बना टेक्नोलॉजी, वो बनी फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, बिकॉज यू आर फ्यूजिंग द मटेरियल टू डिपॉजिट इट लेयर बाय लेयर टू गेट द फाइनल मॉडल आउट ऑफ इट। FDM। इसमें पाउडर फॉर्म यूज नहीं कर सकते, पाउडर फॉर्म अभी आगे आएगा, एक्सट्रूशन में नहीं कर सकते, पाउडर Extrusion फॉर्म के लिए में DED है, फिर लेजर से सीधा पिघला के जमा कर दो, है ना, वो DED है, वो अभी आगे आएगा, फ्यूजन फ्यूजन डिपोजिशन मॉडलिंग, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। उसमें एक्सट्रूजन कैसे हुआ? एक्सट्रूशन में जैसे पिचकारी से बड़ा डायमीटर में पानी है अंदर और छोटे नोजल से बाहर निकाला, ऐसे ही हमने प्लास्टिक का वायर लिया, उसको गर्म किया, उसको इतना कर दिया कि वो थोड़ा बहने लग जाए, और वो हमने छोटे नोजल से बाहर निकाल दिया। नॉर्मल एटमॉस्फेयर रहेगा, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक में ऑक्सीडेशन इतना होता नहीं है। हमारा जो मेटल में जो हम लोग लेज़र से करते हैं फ्यूज़, उसमें हमको ऑक्सीजन को हटाना पड़ता है, नहीं तो तुरंत जैसे रस्टिंग होती है ना, वैसा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन लेयर बन जाएगी, है ना, तो वो बेकार है। तो उसमें हम लोग इनर्ट गैस को यूज़ करते हैं, हम लोग आर्गन डालते हैं, तो आर्गन डालते हैं, आर्गन हैवी है, तो वो मेटल उसके पास, पाउडर के पास पूरा ऑक्सीजन पूरा एटमॉस्फेयर को रिप्लेस कर देता है, आर्गन सीट हो जाता है और वो ऑक्सीडेशन से बचा लेता है। बट इलेक्ट्रॉन बीम कर रहे हैं अगर, तो इलेक्ट्रॉन बीम है, और इलेक्ट्रॉन बीम आप तभी बना सकते हो जब आप वैक्यूम में बना रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग हमेशा वैक्यूम में होगी, उसमें कोई भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उसमें ना कोई इनर्ट गैस चाहिए, कुछ चाहिए, आपको वैक्यूम क्रिएट करना है मशीन के अंदर। लेकिन उसमें पाउडर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाते, नहीं, पाउडर प्रॉब्लम नहीं, वैक्यूम सक्शन ऊपर से होता है उसमें, तो कभी पाउडर बेड नीचे से बाद में आता है ऊपर, तो कभी दिक्कत नहीं आती उसमें। एक बार वैक्यूम क्रिएट करके उसको आप क्लोज कर देते, क्लोज करके, हाँ, क्लोज कर दिया, फिर पाउडर को हम लोग डालते हैं उसके अंदर। कितना वैक्यूम क्रिएट होता है? ऊपर से लेजर फेंक रहा हूँ और वो एक जगह कोलाइड कर रहे हैं, तो जहाँ पे डिपॉजिट होना उससे पहले ही कोलाइड किया और उसको मेल्ट करके उसे डिपॉजिट कर दिया। ओके, जहाँ हम पहले वो पाउडर को मेल्ट कर रहे थे, हाँ, तो वो ऐसे करके पूरा डिपॉजिट होता चला जा रहा है और पूरा चलता चला जा रहा है, ऐसे गोल 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 घूमता चला जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, ये बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है, ये यूज़ होता है हमारे हाइड्रो टर्बाइंस को रिपेयर करने के लिए, बड़े बड़े टर्बाइंस को रिपेयर करने के लिए। हार्ड फेसिंग, हाँ, मैं बनाई थी, तो मैंने बहुत वेबिनार लिए थे अलग अलग यूनिवर्सिटी के, बहुत पैसे छापे मैंने, एक 1.5 घंटे के 5-5 हज़ार रुपये मिलते। और यहाँ पे आपको लिक्विड दिख रहा है, ये पाउडर बेड है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली SLS SLM DMLS प्रोसेस हो जाएगा, है ना।
यहाँ पे लेजर सोर्स है और पाउडर सप्लाई है। पाउडर सप्लाई, लेजर सोर्स, डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन। यहाँ पे लेजर सोर्स है और लिक्विड रेजिन है। लिक्विड रेजिन है और लेजर है तो मतलब यूवी लेजर होगी। लिक्विड रेजिन है तो इसका मतलब ये हो गया SLA या DLP, वेट फोटोपॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब इसमें मटेरियल मेल्ट इन अ नोजल, नोजल तो ये हमारा नोजल में एक्सट्रूशन प्रोसेस FDM हो गया। मटेरियल जेटिंग, नोजल से मटेरियल देखो डॉट 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 जेट हो रहा है, तो ये पॉलीजेट हो गया। फिर बाद में यहाँ पे लेजर आ रहा है, यहाँ कॉम्पैक्टर है, यहाँ पे कटिंग हो रही है। ये आपका मटेरियल एडेशन, शीट काटी चिपका दी, शीट काटी चिपका दी, LOM है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम आई, पाउडर बेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग हो गया। एल्बम क्या सर? ये लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो लैमिनेट कर देते हैं एक तरीके से, लैमिनेट ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं इसको, है ना। बी वाली है वो डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन, और ये वाली है, ये यहाँ से मटेरियल आ रहा है और ये लेजर आ रहा है, टकरा रहा है, टकराते ही डिपॉजिट कर दे रहा है, तो ये DED, डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन। सी वाली ये सी वाली मटेरियल एक्सट्रूजन, एक्सट्रूशन, FDM। हाँ, देखो ना, एक्सट्रूडर से पाउडर ये आ रहा है, वायर आ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। D इसमें रोलर जा रहा ये है वो उसे ये पर आप ये देखिए साइड में शीट है, ये शीट शीट काट रहा है ये, लेयर बाय लेयर, तो LOM। सीट लेवल, हाँ। लेमिनेशन। अब देखो ये क्या चमक रहा है, UV, और ये क्या है, और ये क्या डल रहा है, बाइंडर। मटेरियल डलेगा ये, Material। और ये UV से क्योर हो रहा है, मटेरियल डल रहा है, तो ये पॉलीजेट हो गया, मटेरियल जेटिंग। मटेरियल जेट हो रहा है और हाथों हाथ क्योरिंग भी हो रही है ना। अब ये UV लाइट है, UV लेजर है, और यहाँ पे पानी है, तो ये क्या होगा, SLA हो गया, है ना। अब यहाँ पे पाउडर है और लेजर टकरा रही है, पाउडर बेड फ्यूजन हो गया, तो SLM हो सकता है, EBM हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आज तक मुझे को भी नहीं पता लग पाया है ये है क्या ये। ये मशीन है, कोई भी प्रोसेस बताने के लिए सिंपल चीज है, इनपुट आउटपुट, और ये मशीन, ठीक है। तो आपको इनपुट देना है, मशीन कुछ काम करेगी और आपको फाइनल आउटपुट प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। अब इनपुट में क्या क्या देते हैं हम लोग, 3D प्रिंटिंग में क्या क्या देना पड़ेगा इनपुट पे मशीन को? एक तो ड्राइंग, डिजाइन देना पड़ेगा, मटेरियल, डिजाइन तो हम लोग नहीं देंगे ना, डिजाइन तो बना रहे हैं, STL फाइल, हमें देनी है पूरी स्ट्रेटेजी फाइल, प्रिंटिंग स्ट्रेटेजी फाइल। अच्छा, पूरा स्ट्रेटजी फाइल देनी है। ये प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, जहाँ पे आप बनाते हो, स्लाइसिंग करते हो, बनाओगे। क्योंकि देखो अगर आपको कुछ चीज लेयर बाय लेयर प्रिंट करनी है तो आपको डिजाइन में, सॉफ्टवेयर में पहले से लेयर बाय लेयर तोड़ना भी तो पड़ेगा। मशीन को कैसे पता लग रहा है, मशीन भगवान तो है नहीं कि उसे पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। तो मशीन को क्या समझाते हैं कि ये डिजाइन है भैया, इसको मैंने तोड़ दिया है 0.2 mm की लेयर थिकनेस में, अब तेरे को 0.2 mm प्रिंट करनी है हर बार। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने A4 शीट यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैक करी। अब मैंने सारी A4 शीट को आर पार कर दिया इससे, है ना। और जब आर पार कर दिया तो हर एक A4 शीट की थिकनेस 0.2 mm मान लो, तो हर जगह पे आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ कैड डेटा यहाँ का, सॉलिड का डेटा उसमें स्टोर हो गया होगा हर एक शीट में। वही स्लाइसिंग होती है, और वही हमें करनी होती है सॉफ्टवेयर पे, जो 3D प्रिंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है। तो वो हम करते हैं, तो उससे हमें क्या फायदा मिलता है कि हमें मशीन को बता दिया कि भाई इस लेयर में, पहली लेयर जो तू बनाएगा इसमें इतना डेटा है, दूसरी लेयर में इतना डेटा है, तीसरी में इतना है, चौथी में इतना है, पांचवी में इतना है, ऐसे करके। तो वो हम सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, ठीक है। ये SLA है, वो जहाँ जहाँ पे लेजर गिरी उधर उधर सॉलिडिफाई हुआ, और ये प्लेट को नीचे ले जाएगा। ये रिकोटर प्लेट है ऊपर, अब वो जो लेजर वहां से आ रही है रिफ्लेक्टर के नीचे जा रही है। हाँ, ये रिकोट कर दिया उसने वापस से लेयर को, जस्ट टू मेक श्योर कि सारी जगह पे लेयर थिकनेस बराबर हो। सर एक बार फिर से चलाना। HTML बन गया, है ना। यहाँ से मैं रोटेट भी कर सकता हूँ ओरिएंटेशन इसका, केवल एक्सिस में कम किया है, तीनों में होगा। यूनिफॉर्म स्केलिंग है, मैंने एक में डाला तो यूनिफॉर्म स्केल कर दिया XYZ तीनों में,
है ना। सर ये दोनों में क्या डिफरेंस है, स्नैप मेकर और एनएक्स जो आपको एनएक्स में डिजाइन मतलब आप सारे डिजाइन डिजाइन को हम लोग यहाँ पर कर लेंगे ये बस 3D dimension प्रिंटिंग का पूरा। सॉफ्टवेयर है। अब बस मशीन में कमाल डिजाइन देगा करके इसमें जैसे प्रिंट आउट करते हैं डिजाइन करके मैंने इसमें इंपोर्ट सेम किया टू सेम जैसे है प्रिंट आउट में है वैसे सेम मैंने यहाँ से जैसे मेरा डिजाइन सॉफ्टवेयर है ना, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, फाइल एक्सपोर्ट वही बात है STL वो STL बस इसमें हम लोग मटेरियल दे दो। बस इसमें हम लोग मटेरियल दे रहे हैं जो मटेरियल रॉ मटेरियल है और और उसके बाद जो है जैसा शेप है उसके ऊपर वो प्रिंट कर देंगे। प्रिंट ये करना आप ये सॉफ्टवेयर अपने आप से ही बना सकते हैं आप लोग। अब तो इसका पूरा एल्गोरिदम जो भी है नहीं मैंने USB में है ना उधर लगा नहीं जैसे फाइल्स अगर हम कहीं और से दे रहे हैं कमांड, इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज नहीं है 350 में है। ये कितने लाख का है? तो 1.5 लाख का होगा। इसी तरह कुछ वाला वो वाला मशीन में है वही 3 in 1 वाला, ये 3 in 1 ये तो सिंगल है ना सर, 3D प्रिंटर हाँ वो 3 in 1 है। नहीं ये भी 3 in 1 है। अच्छा, इसमें भी तीनों डिफरेंस है। क्या है? हाँ साइज का डिफरेंस है। साइज है। तो मैं कहाँ गया, कंट्रोल पे गया, यहाँ पे नोजल पे क्लिक किया, यहाँ कंफर्म किया और इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने सेट किया हुआ है नोजल टेम्परेचर। तो पहले वो रीच करेगा 200 डिग्री, तो जैसे जब 200 डिग्री के पास आएगा ये चमक जाएगा, लोड वाला और अनलोड वाला। तो मैं लोड दबाऊंगा तो फिर वो मटेरियल अगर वो फ्लो अच्छा आ रहा होगा तो पूरा निकल के दिखाएगा इसमें। तो हम लोग प्रिंट करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं सब चीज़ें कि फ्लो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर फ्लो सही नहीं आ रहा होगा तो हम लोग फिर इसको बाहर निकालेंगे, उसका अंदर खोल के चेक करेंगे। ये कौन सी कंपनी है? ये चाइनीज़ है। नोजल क्लीनिंग कैसे करते हैं? हाँ? नोजल क्लीनिंग कैसे करते हैं? नोजल को अब ये अगर ये स्टक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, नोजल बदल देते हैं। 500 रुपये का आता है क्लीन नोजल। नहीं होता है? क्लीन कर सकते हो, एसीटोन में डाल दो, एसीटोन में डाल के छोड़ दो, वो अपने आप डिजोल्व हो जाएगा, PLA ख़त्म कर देता है वो। तो अब वो निकलना शुरू हो गया है। अब ऊपर डायमीटर देखिए, नीचे डायमीटर देखिए, है ना। तो वही मैं एक्सट्रूशन प्रोसेस इसीलिए क्या है। अब इसमें वो कैसे निकल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको खोल देते हैं, एक बार लोड बंद हो जाए। बंद हो गया। अब देखिए ये इस तरीके से अंदर, ये यहाँ पे व्हील है, ये यहाँ जाके प्रेस कर देगा इसको। पीछे जो गियर है ना, अब मैं लोड दबाऊंगा तो देखो वो घूम रहा है। जब ये प्रेस हो जाएगा इसके अगेंस्ट में तो वो मटेरियल को फोर्स करेगा नीचे जाने के लिए। अभी क्या हो रहा है, अभी ऊपर से फोर्स नहीं लग पा रहा, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहा है इसके, है ना। अब मैं जैसे ये बंद कर देता हूँ, ऊपर से फोर्स लग गया तो साथ में ये देखो जैसे बेयरिंग होल्डर, ये नहीं जाना मेरे को, FDP पिन, बेस प्लेट वाला मैंने कहाँ डाला है, 3D प्रिंटिंग फाइल्स, टेस्ट प्रिंट लेंगे। चलो मैं ये देख, हाँ, ये वाली फाइल प्रिंट कर। प्रिंटर्स की सबकी अलग अलग होगी ना प्रोसेस। हाँ अभी उसका भी दिखाता हूँ कैसा है। स्टार्ट। अब ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे नोजल टेम्परेचर को वो 200 डिग्री पे तक लेके जाएगा और हीट बेड टेम्परेचर को वो 70 डिग्री पे लेके आएगा। 35 अभी 35 पे है। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? नीचे से? हाँ नीचे से हो। देखिए ये 205 तक पहुँचेगा और ये 70 तक पहुँचेगा। यहाँ पे हाथ लगाओगे तो आपको गर्म पता लगेगा जब 70 पे पहुँच रहा होगा, जल जाएगा। है ना। बेड का टेम्परेचर 70 रहना चाहिए। हाँ 70 रख लो, 60 रख लो, 50 रख लो, चिपकने के लिए चिपकने के लिए है बस। तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा चिपकेगा ही नहीं। हाँ, नहीं अगर तो इस पे कुछ चिपक जाएगा, उतारेंगे कैसे? उतर जाता है, वो ठंडा हो जाता है ना, तो फिर हम निकाल लेते हैं आराम से। हाथ से पकड़ के खींच दोगे सब निकल आएगा। जैसे ये पहुंच गया, ये पहुंच रहा है। ये फॉरवर्ड करेगा, चेक करेगा, फिर वो प्रिंटिंग के लिए जाएगा। 0 सेट करेगा। हाँ 0 पे जाता है ना वो। ये इसने निकाला कि फ्लोबिलिटी ठीक है, क्रॉस चेक किया। इमरती बनाने के लिए नहीं, पहले चेक हाँ। कर लेते हैं। जलेबी बनाने के लिए जो पोजीशन लेगा। वही concept है। हैं? जलेबी बनाने के लिए पहले नहीं, थोड़ा ये सा निकाल देखिए। देते हैं वो। अब जलेबी बनाना स्टार्ट सर ने करें। एग्जांपल भी तो वही दिया था। वैसे एग्जाम्पल से तो सीख पाते हैं जल्दी जल्दी, एकदम क्लियर हो जाता है ना। अदरवाइज मैं बहुत टेक उसी को बोल दिया। तो बीच में से लेस क्यों हुआ? एक साइड का सर्कल। ये मैम ये स्कर्ट है बेसिकली। ये क्या है कि ये इसके आउटर कवर होता है, ये पहले मटेरियल डालता है उसको आउटर बाउंड्री बना देता है सबसे कोने वाली। बस ये उतनी बनेगी और अब नहीं बनेगी।
लेयर मिस हो गई बट ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, एक आध लेयर मिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। ये पर ना जा रहा। तो इसमें ABS लगा हुआ है और इसमें दो में सपोर्ट लगते हैं, तो यहाँ से जाता है पीछे से ऊपर आता है, जैसे हमने देखा था वीडियो में। 2 स्पोर्ट और एक ये दो सपोर्ट और ये 2 मॉडल। ये कितने का होगा? 50 लाख। 55। 55 लाख। ये कहाँ US का है क्या? हाँ, और इसके सब इसमें मैं सर ये सब प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे इसमें है, अब इसमें मेरे को मटीरियल चेक करना है, तो ये देखिए मटीरियल पे दिखा रहा 13% है ABS पे। ये सारा 3D प्रिंट में हुआ है। ना अभी मॉडल हेड टेम्परेचर बता रहा है। इसका मैप बना रहा है ड्रोन से, कैमरे से फोटो खींच के। तो अगर जैसे मेरे को भी पार्ट लगाना है इसमें, तो या तो पेन ड्राइव से ले लो या इसमें इंटरनल पार्ट हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा क्यू पे, यहाँ पे ऐड करूँगा। USB मैंने लगा नहीं रखी, तो इंटरनल स्टोरेज पे देख लेता हूँ। इंटरनल स्टोरेज पे ये डिफरेंट पार्ट फाइल्स हैं, तो हम लोग कैड बॉटल ABS ये M30 का है। ठीक है, ये 46 मिनट का प्रिंट है बेसिकली, है ना। और इसमें ABS कितना लग रहा है 14.4 सेंटीमीटर क्यूब, और सपोर्ट QSR क्विक सपोर्ट रिमूवल बोलते हैं इसको। तो ये लग रहा है 3.2 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी नंबर ऑफ लेयर्स है? 135 नंबर ऑफ लेयर्स है। कितना स्लाइसिंग हाइट है? 0.254 है। और साइज XY में इसका ABS क्या है? कैसे रहना है? तो कैसे करना है इसका रेट? ऐसे ही कीजिए। हैं? मैम मुझे देखिए ना, आप देखो ना, जो आ रहा है ना वो ग्राफ आ रहा है, वो ग्राफ सेंटर में रहना चाहिए। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, अभी सर आप हिल रहे हो, खराब एक बार खराब हो प्रेस किया जाएगा। मैंने, तो अभी मेरा ये हो गया स्टार्ट। आ जाएगा सब। इससे क्या? लो सर, यहाँ से लो तुम, स्कैनिंग होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन है? कोई नहीं है। नोटबुक कीजिए हल्का सा। वो कीजिए, मूव कीजिए, मूव कीजिए, मूव कीजिए, मूव कीजिए। फिर क्या पर चार्ज नहीं है, इसलिए मैंने हटवा ना, मैं मूव करता हूँ उसको। सर मैं मूव कर दूं? सर मूव कीजिए ना, बस हो गई। सर नहीं हिले। हो गया। तो सर देखो बिल्कुल एकदम क्लियर आया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सर जब मिले नहीं ना, या नहीं मैं ज़्यादा हिला था इसका। हाँ सर, फाइल ले लेना सर। कल वाली फोटो फाइल मैं फाइल दे दूंगा आपको, वाली फाइल भेज दूंगा। दूसरा पीछे से